क्वेश्चन नंबर 10 देखिए डियर स्टूडेंट। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों 12, 15 और 21 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। फाइंड द एलसीएम ऑफ इंटीजर्स 12, 15 एंड 21 बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15 और 21 का एलसीएम निकालना है। तो पहले तो इसका प्राइम फैक्टर करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 12 के। आप देखिए कैसे करते हैं, पहले 2 से देखते हैं कि 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये 2 से डिवाइड होता है तो 2 6 जा 12। फिर आप इसको देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6। अब 3 से भाग दे दीजिए, 3 एकम 3। ठीक है, तो ये अभाज्य गुणनखंड। इसी रूप में इस 15 के भी प्राइम फैक्टर करिए। अब इसमें 2 से डिवाइड तो होता नहीं है, इसमें 3 से भाग जाएगा, 3 पंजे 15, फिर 5 से भाग जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है, फिर 21 का देखिए, 21 में 2 से डिवाइड नहीं होता है, 3 से होता है। 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। ठीक है, ये सब प्राइम फैक्टर हो गए। अभाज्य गुणनखंड तो है ये। तो अब यहां पर मैं लिख लेता हूं 12 इज इक्वल टू 12 को कैसे लिख दूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 को लिख दूंगा 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 और 21 को लिख दूंगा कितना, 3 इंटू 7। ठीक, अब देखिए डियर स्टूडेंट, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालेंगे, पहले ऐसा देखेंगे कॉमन कौन कौन है। देखो 3 3 3 सब जगह कॉमन है, 3 3 3 सभी जगह कॉमन है, केवल एक 3 आएगा। अब ये 2 यही है, यहां नहीं तो छोड़ना नहीं है, उसको भी लिखना है। दूसरा 2 यहां है और कहीं नहीं तो वो भी लिखेंगे। 3 तो मैंने लिख दिया। 5 है, 5 यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं, केवल यहां तो ये भी लिखेंगे। इनटू अब 7 बच गया, 7 केवल यहाँ और जगह नहीं तो ये भी लिखना है। अर्थात जब एलसीएम निकाला जाता है तो पहले कॉमन देखते हैं, कॉमन फैक्टर, कॉमन गुणनखंड 3 3 3, उनमें से एक ले लिया। बाकी 2 2 कहीं नहीं, दोनों लिख दिए। 5 और कहीं नहीं, 5 भी आ गया। 7 और कहीं नहीं, 7 आ गया। तो ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, आप देखिए 7 5 जा 35, 2 जा 70, 72 जा 140 और 143 जा 420। तो जो एलसीएम आएगा डियर स्टूडेंट, एलसीएम आ गया 420। 420 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक हो गया। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 16 तक 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात जो चर है उसकी घात 2 है। ठीक है, इसके मूल ज्ञात करने हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि समीकरण को हल करो। मूल बोलो, हल करना बोलो, एक ही बात है। रूट्स बोलो, सॉल्यूशन बोलो, एक ही बात है। तो चलिए मैं इसके फैक्टर कर लेता हूं। x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। इसके फैक्टर ट्राइनोमियल त्रिपदी से करिए। देखो इसकी मल्टीप्लाई से -6x² माइनस 6x², इसकी मल्टीप्लाई से -6x²। उसके 2 पार्ट ऐसा करिए कि प्लस x आ जाए और गुणा करके क्या आ जाए, तो x² प्लस, देखिए इसका मल्टीप्लाई कितना हुआ,
इसकी गुणा कितनी हुई, ये हुई। इसके दो हिस्से करिए कि जोड़ घटाने पर तो प्लस एक्स आ जाए और गुणा करने पर माइनस 6x² हो जाए। यदि मैं 3x और -2x लिखूं, ठीक है, तो 3x में से -2x गया तो +x हुआ, और 3x और -2x का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा। तो यहां पर हो गया 3x -2x -6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे। इन दोनों में x कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो दिस इंप्लाइज दैट x कॉमन ले लिए तो ये आ गया x + 3। यहां पर -2 कॉमन ले लीजिए, ऋण 2 आप कॉमन ले लीजिए, यहां पर बचेगा x और +3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 × 3, 2 गुणा गया 3, तो 2 कॉमन आ गया, ये यहाँ पर x + 2। अब देखो x + 3 दोनों में कॉमन है डियर स्टूडेंट, x + 3 ये दोनों में कॉमन है, बाकी क्या बचा, x - 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, यदि अब आप देखो x + 3 और x - 2 का गुणा क्या है, 0 है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ x + 3 एंड x - 2 इज 0। ये कब हो सकता है, या तो ये 0 है, या ये 0 है, या दोनों 0 है। तो यदि इफ x + 3 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -3। यदि x + 3 0 है, इसका मतलब x इज इक्वल टू -3 हो गया, +3 वहां जाके माइनस में चला गया, नेगेटिव बन गया। और इफ यदि x - 2 इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज दैट -2 वहां जाकर के क्या होगा, +2 होगी। तो x की दो वैल्यूज हो गई, -3 और +2। द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x के दो मान आने हैं। ठीक है, तो समीकरण के मूल रूट्स ऑफ इक्वेशन इक्वेशन के रूट हो जाएंगे -3 एंड 2, ये हो गए। अब रूट क्या हुए, देखिए आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद आंसर को चेक कैसे करेंगे। x इज इक्वल टू -3 मैंने यहाँ रखा, तो -3 का स्क्वायर +9, -3 -6 +9 -9 हो गया 0। इसका मतलब ये सही है, एक मूल हो गया, एक हल हो गया। x इज इक्वल टू 2 रखे, यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू 2 रखूंगा तो 2 स्क्वायर 4 और प्लस x की जगह पे 2, तो 4 + 2 6, और 6 - 6 कितना, 0। इसका मतलब ये सही। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दिखाइए कि सो दैट 10 48 डिग्रीज, 10 23 डिग्रीज, 10 42 डिग्रीज, 10 67 डिग्रीज इज इक्वल टू 1। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप देखिए डियर 48 और 42 होता है 90, ये कोटिपूरक कोण हो गए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, 48 और 42 को प्लस करेंगे 90 आएगा, 23 और 67 को प्लस करेंगे तब भी 90 आएगा। तो ये एंगल कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आया समझ में, कोटिपूरक कोण। तो इसको और इसको मैं एक साथ लिख लेता हूं, tan 48 डिग्रीज, tan 42 डिग्रीज, ऐसे दूसरे ब्रैकेट में ये और a tan 23 डिग्रीज, tan 67 डिग्रीज, और मैं ले लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो है बायां पक्ष, उसको मैंने इस रूप में लिख दिया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू tan 48 को लिख सकता हूं 90 डिग्रीज -42 डिग्रीज। 90 में से 42 माइनस किया तो 48, ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको। और इसको तो ऐसे रहने देते हैं। इसको क्या लिख सकता हूं, tan 23 डिग्री को 90 डिग्रीज -67 डिग्रीज,
tan 67 डिग्री। 90 में 67 माइनस किया तो कितना आता है 23, ठीक है ना, तो कोई गलत भी नहीं है। 23 को मैंने क्या लिख दिया 90 माइनस 67, 90 माइनस 67 23 होता है, बाकी मैंने वैसे उतार दिया। ऐसे यहाँ पर 48 को क्या लिखा जा सकता है 90 माइनस 42, 90 में से 42 माइनस का तो 48 होगी, ठीक। अब आप जानते हैं कि tan, फॉर्मूला जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। ये तो होता है फॉर्मूला। तो tan 90 माइनस थीटा इसको मैं लिख सकता हूं कॉट 42 डिग्री, इसको ऐसे उतार दिया tan 42 डिग्री को। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, थीटा की जगह 67 है, ये हो गया कॉट 67 डिग्री tan 67 डिग्री। दिस इज इक्वल टू, अब आप ये भी जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, या cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ऐसा भी लिख सकते हैं आप कि cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं tan और cot। तो इसको मैं tan के रूप में लिखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा tan 42 डिग्री, 1/tan 42 cot 42। इसको मैंने ऐसे रहने दिया tan 42 डिग्री, cot 67 को क्या लिख दे रहा हूं 1/, फिर tan के रूप में लिख देता हूं tan 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। इसमें छेड़ा देना नहीं, cot को 1/tan के रूप में लिख लिया। अब आप देखो इससे एक कट जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, इससे एक कट जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो आ गया राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चला, सॉल्व किया तो राइट हैंड साइड ले लिया, तो राइट हैंड साइड आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष बराबर है, हेंस प्रूव्ड, सत्यापित हो गया। बस इतना करना है, सत्यापित हो गया, ठीक है। इस रूप में क्वेश्चन करना है। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर, इसको देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 को, इसको मैं अब मिटा लेता हूं, यहां पर मैं फिगर बनाऊंगा, ठीक से आप समझ जाएंगे इस क्वेश्चन को। तो ये भी बड़ा सरल क्वेश्चन होता है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16 तक, 10 से लेकर के 16 तक 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13, देखो बिंदुओं 5 - 6 और -1 - 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? इन व्हाट रेशियो द y axis divides the line segment joining the points 5 - 6 and -1 - 6। अब देखो ये विभाजन का प्रश्न है, विभाजन, ठीक है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, आपने डियर स्टूडेंट फॉर्मूला पढ़ा है कि ए पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट यदि x1 y1 है, और एक पॉइंट बी है यदि उसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं। मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया, कराया। ये यदि हमको चाहिए कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट P है जो इस AB को M और N अनुपात में बांटता है, कहने का मतलब है कि AP बटे PB बराबर M बटे N, AP रेशियो PB बराबर M रेशियो N। तो इसके निर्देशांक हो जाते हैं इस बिंदु B के, सॉरी इस बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाते हैं, क्या लिखते हैं देखो, M N x2 प्लस N x1 डिवाइडेड बाय M प्लस N, कॉमा
my2 प्लस my1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये वाला सूत्र होता है विभाजन का। यदि इस बिंदु ने AB को m अनुपात n में बांटा तो इस बिंदु के निर्देशांक कैसे देते हैं, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, दोनों जुड़ जाते हैं, कॉमा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब देखो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा मैं फिगर बनाता हूं ज्यादा क्लियर आपको समझाने के लिए। देखिए थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक। ये जो पॉइंट है 5-6 कहां पर होगा, 5 आप देखिए 1 2 3 4 5, 5 कहां यहां, और -6 मतलब नीचे की ओर आएगा पॉइंट, तो यहां कहीं पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है 5, -6। कौन सा कोऑर्डिनेट है, चतुर्थ चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो ये जो पॉइंट है 5 -6 फोर्थ कोऑर्डिनेट का है, और -1 -4 कहां पड़ेगा, -1 होगा, x -1 है तो इधर, और y क्या है, x -1 है डियर स्टूडेंट, x हमारे पास -1 है, और ये भी -4 है। थोड़ा ध्यान दीजिए, एक बार क्वेश्चन फिर देख लेता हूं। यस, दोनों नेगेटिव हैं ये, तो ये वाला जो होगा -1 -4, ये कहां होगा, देखो -1 और -4 हो जाएगा डियर स्टूडेंट यहाँ, तो ये -6 है, थोड़ा ऊपर इससे ये हो। अब थोड़ा सा और फिगर से ये बनाता हूं, देखिए ये x डैश है, इसको और नीचे कर लेते हैं, y एक्सिस का एक पॉइंट y डैश, -1 -4 कहीं यहाँ पर, ये जो पॉइंट है -1 और -4, मैं क्यों समझाने के लिए कर रहा हूं, एग्जाम में ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों पॉइंट्स को जब मैंने ज्वाइन कराया, ये इन दोनों को मिलाया, तो y अक्ष इनको किस अनुपात में बांटता है, ये दो हिस्से कर देना y अक्ष ने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले रेखाखंड के दो भाग कर दिए। माना ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, माना ये पॉइंट पी है, ठीक है, तो y अक्ष ने इसको बांट दिया AP और PB में। तो माना यहां का अनुपात m है और यहां का अनुपात क्या है, n है, AP और PB के बीच m अनुपात n हो गया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट P है इसके निर्देशांक चाहिए, इसके कोऑर्डिनेट चाहिए। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, y अक्ष पर हमेशा x का मान 0 होता है, इसके कोऑर्डिनेट कुछ इस टाइप के होंगे, नीचे की ओर है, x वाला तो 0 हो जाएगा और y नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बिंदु P का x निर्देशांक, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, y अक्ष इस AB को P बिंदु पर काट रहा है, इसका x निर्देशांक क्या है, 0, ठीक। एक तो हमको शून्य x निर्देशांक 0 है इस P का, और दूसरे फॉर्मूला से देखो ये विभाजन हुआ है, तो इस बिंदु का x निर्देशांक क्या, n × 5, mx2 m × 5, n × 5 प्लस n × -1 डिवाइडेड बाय m प्लस n इज इक्वल टू 0। एक तो फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, x निर्देशांक इस फॉर्मूले से ये आया, और x निर्देशांक 0 भी है, इसकी मल्टीप्लाई यहां होगी तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब कितना हो गया, 5m - n बराबर 0। तो इसका मतलब हुआ 5m
बराबर एन, 5n बराबर कितना हो गया, n हो गया। अब आप देखो 5n बराबर n हो गया। अब मैं इनका अनुपात लिखना चाहूंगा तो कितना हो जाएगा, आइए यहां पर डिस्कशन एक चीज और नोट आप करिए कि ये पॉइंट पहले है, 5 - 6 पहले है, तो इसको मैं b न रख करके a रखूंगा, और -1 -4 बाद में है, इसको रखूंगा मैं b, और m अनुपात n में इसको m मानो, इसको n मानो, ऐसा देखना पड़ेगा इसको, क्योंकि पहला जो पॉइंट है ना हमारे पास, पहला बिंदु कौन सा है, पहला बिंदु है ये, तो इसको मैं a मान लेता हूं, और दूसरा बिंदु ये है, ये b मान लेता हूं। इसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2। अब लगाइए आप फॉर्मूला, बिंदु P का x निर्देशांक, बिंदु P का x निर्देशांक, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ठीक है, x कोऑर्डिनेट 0 है, 0 इज इक्वल टू, दूसरे रूप में फॉर्मूले को यूज करके m x2, तो m इंटू x2 मतलब -1 प्लस n x1 n इंटू 5 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक हो गया। अब ये कितना हुआ, ये हो गया, ये यहां जाके मल्टीप्लाई में 0 हो गया, इसकी गुणा इससे 0 हो गई, इसकी से -m प्लस 5n इज इक्वल टू 0, या ये जब इसको दाएं पक्ष में ले जाऊंगा तो m बन गया m बराबर 5n, n इसके नीचे ले आइए तो m/n बराबर 5, इसको लिख सकता हूं मैं 5/1, 5/1 कितना हुआ, 5 ही हुआ, तो m अनुपात n बराबर हो गया 5:1। अतः आंसर क्या लिख देंगे, अतः y अक्ष इन बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को 5:1 में बांटती है, 5:1 में बांटती है, ठीक है। अब ये पॉइंट, एक्चुअली ये जो पॉइंट है ना, देखो ये और ये दो चीजें हैं, यदि पॉइंट पहले आ जाए, ये पॉइंट बाद में चला जाए तो अनुपात बदल जाएगा, फिर नहीं है, एक पॉइंट यहां चला गया, एक पॉइंट आएगा तो अनुपात बदल जाएगा, इसलिए पहला पॉइंट इसको ले रहा हूं मैं, दूसरा पॉइंट इसको ले रहा हूं, इसको x1 y1 मान रहा हूं, इसको x2 y2 मान रहा हूं। तो y अक्ष ने इन बिंदुओं को a b को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में बांटा, 5:1 में बांटा, ठीक है। चलिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। Two concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Determine the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. दो वृत्त हैं, ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला, दोनों का केंद्र एक ही है। ये जो बाहर का है इसकी रेडियस, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, और जो ये अंदर का ये छोटा वाला इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। तो यहां से लेकर यहां तक एक जीवा है इस बड़े वृत्त की एक कॉर्ड है, ये जीवा है,
जो इस छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। आए समझ में? ठीक हो गया। अब आप देखो, देखा डियर स्टूडेंट, यहां से जब मैं यहां लंब डालूंगा, यहां से जब यहां परपेंडिकुलर डालूंगा, तो यहां पर तो बन गया 90 डिग्री एंगल, ये 90 और ये भी 90। और एक थ्योरम आपने पढ़ी है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। इफ यू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर from the center to the chord of a circle, then that perpendicular divides this chord into two equal parts. तो AP is equal to PB, स्वाभाविक है। तो यदि मुझे AP मिल गया तो उसका मैं डबल कर दूंगा तो मुझे पूरा AB मिल गया, AB मिल जाएगा। मुझे निकालना ही ये वाली कॉर्ड है AB की लंबाई, ठीक है। तो आप देखिए, O केंद्र के दो संकेंद्रीय वृत्त हैं तथा बड़े वृत्त की एक जीवा AB है, ठीक है। लेट O is the center of concentric circles and AB is a chord of this big circle. बड़े वृत्त की एक जीवा AB है। मैंने कहा यहां से परपेंडिकुलर डाला गया है। वैसे भी आप जानते हैं कि ये AB इस वृत्त पर क्या है, स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब आप देखिए, समकोण त्रिभुज OPB में इन राइट एंगल ट्रायंगल OPB, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने का इस साइड हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। कारण OB का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ठीक है। अब OB कितना है, ये तो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 स्क्वायर इक्वल टू PB, ये तो मालूम नहीं है। OP ये 3 सेंटीमीटर है, तो 3 स्क्वायर, तो 25 इज इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस 9। दिस इंप्लाइज दैट PB स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको यहाँ ले लीजिए, 25 minus 9 is equal to 16. PB square is equal to 16. तो PB is equal to square root of 16. PB स्क्वायर 16 हो गया, तो PB वर्गमूल 16 का वर्गमूल होता है 4। PB हो गया 4, तो ये भी तो 4 होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो भागों में बांटता है। तो आता है, आप लिख देंगे जीवा कॉर्ड AB इज इक्वल टू 2 इंटू PB, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। जो जीवा पूछी गई थी, इस जीवा की लंबाई कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं और भी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा और, या तो इससे पहले वाला पार्ट करना था या तो ये करना था, एग्जाम में एक ही करना है, ठीक है। मैं इसको भी सॉल्व कर रहा हूं। आप देखिए, एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A at distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Determine the radius of the circle. इस सर्किल है, इस सर्किल का सेंटर है, इस सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक पॉइंट A है। एक बिंदु A से
जो कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। एक पॉइंट ए है, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। इसको मैंने यहां ज्वाइन कर दिया, ये 5 सेंटीमीटर हो गए। ठीक, अब आप देखिए वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यहां से वृत्त पर स्पर्श रेखा डाली तो टेंजेंट कैसे आएगी इस पे, ऐसे। ये वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यदि मैंने कहा कि ए की स्पर्श रेखा है तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है ना, क्वेश्चन आप समझो ना। सर्किल का सेंटर है, उससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट ए है, यहां से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई, यहां खींचो चाहे यहां खींचो, एक ही बात है। ये स्पर्श रेखा है 4 सेंटीमीटर की। आपको वृत्त की त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या मतलब ये वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन सर्किल फ्रॉम द सेंटर इज रेडियस, तो ये त्रिज्या होगी। ठीक, अब इस बात को आप जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, देयर इज एन एंगल ऑफ 90 डिग्री बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ ए सर्किल, ये 90 डिग्री का एंगल, ये स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 अंश का कोण, ये 90 अंश का कोण है तो ये कर्ण बन गया। ठीक है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 अंश का कोण, 90 अंश के सामने की भुजाई कर्ण। तो अब आप देखो समकोण त्रिभुज, ये भी 2 मार्क्स का है। अब इससे पहले वाला पार्ट करना है, ये करना है। ठीक है, इंटरनल चॉइस है। समकोण त्रिभुज कौन सा लेयर स्टेट, ए पी ओ, क्योंकि यहां पर 90 डिग्री का एंगल है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए पी ओ, एओ स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। अभी एओ कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर। ओपी तो मालूम नहीं है, ओपी स्क्वायर प्लस एपी, ये 4 का स्क्वायर हो गया, तो 25 बराबर ओपी स्क्वायर प्लस 16। ओपी स्क्वायर कितना हो गया, ये प्लस 16 आएगी, माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 16, तो ओपी स्क्वायर बराबर 9। तो ओपी कितना हो गया, ओपी बराबर, ओपी स्क्वायर 9 है तो ओपी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 और वर्गमूल 9 हो गया 3। ओपी और ओपी क्या है, त्रिज्या, रेडियस ऑफ द सर्किल, वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्किल 3 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्किल कितना होगा डियर स्टूडेंट, 3 सेंटीमीटर हो गया। चलिए क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दी गई आकृति में, एक आकृति यहां दी हुई डियर स्टूडेंट, देखिए वो मैं बना लेता हूं। देखिए ये आकृति एक्चुअली ओ पी क्यू और दूसरा है ओ आर एस। ठीक है, दी गई आकृति में यदि पी क्यू समांतर है आर एस के, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, तो सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल पीओक्यू सिमिलर है, समरूप है ट्रायंगल एसओआर के। ठीक है, इन द गिवन फिगर इफ PQ is parallel to RS, prove that triangle POQ is equal to triangle POQ is similar to triangle SOR। ठीक हो गया।
अब क्या दिया हुआ है, हमेशा जब भी थ्योरम्स पे, ठीक है, या कोई ज्योमेट्रिक फिगर पे डिस्कस करते हैं तो पहले ये देखना चाहिए कि हमको दिया हुआ क्या है, व्हाट इज गिवन दिए। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, पी क्यू और आर एस समांतर हैं, पैरेलल, ठीक हो गया। अब आप देखो ट्रायंगल कौन कौन सा ले लेता हूं मैं, पी ओ क्यू व ट्रायंगल एस ओ आर में, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड एस ओ आर, इन ट्रायंगल में क्या क्या हमको जानकारी है। आप देखो, देखो डियर स्टूडेंट, पी क्यू और आर एस पैरेलल है, पी क्यू और आर एस समांतर हैं, और एक ट्रांसवर्सल लाइन उनको काट रही है, एक तिर्यक रेखा काट रही है। आपको मालूम है कि यदि दो समांतर रेखाएं हैं और कोई तिर्यक रेखा उनको काटे ऐसे, ठीक है, दो समांतर रेखाएं हैं, कोई तिर्यक रेखा काट रही है, ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इनको इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस प्रकार बने, देखो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, इनको कहते हैं एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। अब यहां पर देखो ये इसके समांतर है और ये ट्रांसवर्सल लाइन इनको काट रही है, ये इसके समांतर है, एक तिर्यक रेखा इनको काट रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे, एकांतर कोण है, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, अल्टरनेट एंगल है। अगेन ये इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, ये इसके समांतर है और इनको एक तिर्यक रेखा ये काट रही है, ठीक है। तो इस प्रकार बने ये वाला कोण इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला कोण क्या होगा, इसके एकांतर कोण होगा, अल्टरनेट एंगल, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, तो त्रिभुज का वो समरूप हुई कि नहीं हुई, कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल 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 प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो आप देखिए मैं लिख दूंगा कि एंगल P इज इक्वल टू, एंगल P इज इक्वल टू एंगल S, कैसे कोण है, एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है दोनों। फिर देखिए ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हैं, एंगल R इज इक्वल टू एंगल Q, ये भी कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स हो गए, ये भी एकांतर कोण है, एकांतर कोण, एकांतर कोण कैसे बने, अल्टरनेट एंगल कैसे बने, अल्टरनेट एंगल ऐसे बने कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, पी क्यू आर एस के पैरेलल है, और ये भी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये भी ट्रांसवर्सल लाइन है, एंड एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल एस ओ आर, पी ओ क्यू ये वाला एंगल इज इक्वल टू एस ओ आर, इस एंगल के, ये कैसे हैं, ये हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये आपस में बराबर होंगे। अब इस वाले ट्रायंगल के और इस वाले ट्रायंगल में देखो, ये एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर है ट्रायंगल एस ओ आर के, त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है एस ओ आर के, कैसे, एंगल 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 से,
एंगल 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 प्रॉपर्टी से एक त्रिभुज के ये कोण इसके बराबर है, इसका संगत ये कोण इसके बराबर है, इसका संगत कोण ये है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये कोण इसके संगत है, आपस में बराबर हैं, तो एक त्रिभुज के तीन कोण दूसरे त्रिभुज के तीन संगत कोणों के बराबर हों तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं एंगल 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 प्रॉपर्टी से। बस ये आपको प्रूव करना था, प्रूव्ड, सत्यापित हुआ, ये हमको लाना था। ठीक है, ठीक है। और एक चीज आप ध्यान रखना कि जब भी सिमिलरिटी लिखते हैं, समरूपता लिखते हैं, तो क्रम होना चाहिए, एंगल P और एंगल S बराबर है। देखो एंगल P और एंगल S, P पहले आया तो S भी पहले होना चाहिए। O यहाँ O बीच में है तो यहाँ भी O बीच में है, ये दोनों बराबर है। QR यहाँ Q लास्ट में है तो यहाँ R लास्ट में, क्योंकि Q और R आपस में बराबर है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 16। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हैं, 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो। इन ए बैग देयर आर 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। एक थैला है, उसमें कितनी बॉल है डियर स्टूडेंट, 3 रेड हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। एट रैंडम, यादृच्छया, यादृच्छा का मतलब, एट रैंडम का मतलब क्या हुआ, बिना देखे। माना बैग पीछे है, ठीक है, आपने ऐसे में हाथ डाला बिना देखे हुए, इसको कहेंगे यादृच्छा, एट रैंडम। तभी ये प्रायिकता का प्रश्न बनेगा। यदि आप देख के निकालेंगे फिर ये प्रायिकता का प्रश्न ही होगा, तभी तो श्योर इवेंट हो जाएगी कि आप देख करके गेंद निकाल रहे। ठीक है, तो थैले में कुल गेंदें, सबसे पहले निकालेंगे कि थैले में कुल कितनी गेंदें। थैले में कुल गेंदें होंगी 3 रेड और 5 ब्लैक हैं, तो 3 प्लस 3 लाल हैं और 5 काले हैं, तो कुल मिला के 8 हो गई। ठीक है, थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाला गया। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, बॉल्स, टोटल बॉल्स इन बैग, बैग में कुल कितने गेंद हो गई, 8 हैं। लाल रंग की गेंदों की संख्या, लाल रंग की गेंदों की संख्या, लाल रंग की गेंदों की संख्या। नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हैं डियर स्टूडेंट, रेड बॉल्स कितने हैं, रेड बॉल्स हैं 3। ठीक है, यादृच्छिक एक बॉल निकाली गई, प्रायिकता ज्ञात करनी है कि गेंद क्या है, लाल रंग की है। तो यहां पर देखिए लाल रंग की गेंद निकलने की प्रायिकता, लाल रंग की गेंद निकलने की प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, इंग्लिश में आप लिख देंगे प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। तो प्रायिकता का फॉर्मूला आपको लिखना चाहिए, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द इवेंट्स। अनुकूल कितने हैं, कितने लाल रंग के, वहां 3, ये अनुकूल हो गए। कोई भी एक लाल आ जाए तो सक्सेस है, तो उनको बोलेंगे अनुकूल, फेवरेबल। 3 डिवाइडेड बाय
सभी संभव परिणामों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल बॉल कितनी 8, ठीक है स्टूडेंट, तो 3/8 हो गया। एक लाल गेंद निकलने की प्रायिकता कितनी होगी 3/8 होगी, ठीक है। अब इसी में इंटरनल चॉइस है अथवा में प्रश्न है डियर स्टूडेंट, उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। ये भी 2 मार्क्स के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 तक 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 से 16 तक। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखेंगे आप। देखिए सॉल्यूशन मैं इस क्वेश्चन का यहां कर लेता हूं, अथवा वाला पार्ट है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका और वाला पार्ट, या तो इसको करना था जो मैंने अभी सॉल्व किया, या तो ये करना था। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। लाल रंग के बादशाह को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 1 card is taken out from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color. 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई, आपने देखा होगा ताश खेलने वाले फेंटते हैं उसको, वेल सफर्ड, ठीक है ना, ऐसे लगातार लगे रहते हैं। क्यों? कि जो कार्ड है वो ठीक से मिक्स हो जाए, कोई गेस न कर पाए कि कहाँ है पत्ता, कौन कहाँ है, कौन कार्ड कहाँ है, इसलिए उसको ठीक से मिलाया जाता है। तो उसको बोलते हैं अच्छी प्रकार से फेंटा गया, वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड से। एक ताश की पत्ते में, एक ताश की गड्डी में कुल कार्ड कितने होते हैं 52। अब आप देखिए इसका सॉल्यूशन यहां करते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। एक पत्ता निकालना है और प्रायिकता ज्ञात करनी कि वो लाल रंग का बादशाह है, ये तो करना है। गड्डी में पत्तों की संख्या, गड्डी में कुल पत्तों की संख्या, गड्डी में कुल पत्तों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन डेक, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स कुल कितने हैं 52, ठीक है। 52 कार्ड्स हैं, आप देखिए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। अब आप देखते हैं कि जो ये 52 कार्ड्स हैं ये 2 प्रकार के कलर होते हैं उसमें। कभी देखना ताश की गड्डी जो 52 कार्ड्स हैं वो 2 प्रकार के कलर है उसमें। 26 तो रेड हैं और 26 ब्लैक होते हैं। 26 लाल रंग के होते हैं, 26 ब्लैक कलर के होते हैं। तो ये जो 26 हैं इनके 13 भाग हैं। 13 पान के पत्ते और 13 ही ईंट के पत्ते लाल रंग के हैं। 13 पत्ते चिड़ी के, 13 पत्ते हुकुम के, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको। अब आप देखो ये जो आप समझ रहे हैं कि 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13, लाल रंग का पत्ता है 13, दूसरे लाल रंग के भी 13, ये 13 ब्लैक कलर के, 13 ब्लैक कलर के, 1 नंबर से 13 नंबर कार्डों पे पड़ा होता है। ये पान के पत्ते हैं, हार्ट्स 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 कार्ड, ठीक है। तो 1 नंबर से 13 नंबर का पत्ता आ गया समझ में, 1 नंबर से 13 नंबर, ये है डायमंड, ठीक है। ये ईंट के पत्ते, ये भी 1 नंबर से 13 नंबर। ऐसी स्पेड 1 नंबर से 13 नंबर, है ना। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि जो 2 प्रकार के कार्ड हो गए ना, लाल रंग के और काले रंग के। लाल रंग के भी 26 है, उनके भी 13 अलग अलग हिसाब है। 13 पान के, 13 ईंट के। 1 नंबर से 13 नंबर के अंक पड़े होते हैं। जो 13 नंबर का पत्ता है 13, उसको बोलते हैं किंग, बादशाह, किंग, हिंदी में बोलेंगे बादशाह। तो बादशाह कितने हो गए, एक बादशाह तो यहाँ आएगा, 13 नंबर का पत्ता एक तो यहाँ है और एक 13 नंबर का पत्ता यहाँ है। 13 नंबर का ये क्या है, 13 नंबर का ये क्या है, 1 से लेकर 13 नंबर, 1 से लेकर 13 नंबर लाल रंग के।
लाल रंग का बादशाह ये क्या होगा, लाल रंग का बादशाह ये क्या होगा, काले रंग का बादशाह ये क्या होगा, काले रंग का बादशाह ये क्या होगा। ठीक है, तो लाल रंग के बादशाह कितने हो गए, दो। लाल रंग के लाल रंग के बादशाहों की संख्या, ठीक है। नंबर ऑफ रेड कलर किंग, नंबर ऑफ रेड कलर किंग कितने हो गए, दो। लाल रंग के पत्ते कितने हो गए, लाल रंग के बादशाह कितने हैं, रेड कलर के किंग कितने हैं, दो। तो प्रायिकता क्या ज्ञात करनी है, लाल रंग का बादशाह। अब उस गड्डी में से एक पत्ता निकाला यादृच्छिक बिना देखे हुए, और प्रायिकता ज्ञात करने के लाल रंग का बादशाह आ जाए, तो लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता, लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता, probability of getting a king of red color, लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता का सूत्र क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, अनुकूल संयोगों की संख्या बटे कुल संयोगों। अनुकूल कितने हैं, लाल बादशाह कितने हैं वहां, रेड किंग कितने हैं, रेड कलर किंग कितने, दो। तो 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, कुल पत्तों की संख्या कितने हैं, 52। तो काट लीजिए, ये हो जाएगा 1/26, 1/26 हो जाएगी डियर स्टूडेंट, 1/26। आया समझ में। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब हम 4 मार्क्स के क्वेश्चन पे आएंगे आगे।